अब तो भाई एहतियात बरतनी पड़ती है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। उसकी वजह यह है कि चलो हम मीडिया वाले तो आड़ा टेढ़ा कुछ बोल के बच भी जाते हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं अली भाई आप इतने मशहूर नहीं हैं और लोग बड़े मशहूर हैं। मैं कहता हूँ यार, जो ज़्यादा मशहूर होगा वो ज़्यादा फंसेगा। पाकिस्तान में असल में मसला ये है कि सहाफ़त में अगर आप जितने ऊंचे कूदेंगे उतना ही ज़्यादा डर ये है कि आप किसी तार में फंस जाएंगे। उम्मीद ये करते हैं कि बिजली की तार ना हो। अच्छा, ताजिर सनतकार भी बड़ा शोर कर रहे थे, उनको भी भाई डीजीटीओ के जरिए एक पैगाम भेज दिया कि उतना ही बोलो जितना बोलने की ज़रूरत है, ज़्यादा आपने भी नहीं बोलना। वो भी ठीक हो गए। अब सारे ताजिर सनतकार तंजीमों के लोग जो हैं वो आगाह हो जाएं और चौकस हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने लेने बहुत ही ज़्यादा गैर मकबूल इकदाम आने वाले बजट में। ये अंदर की बात आपको बता, आने वाले बजट में हुकूमत लेगी इंतहाई गैर मकबूल इकदाम, और जितनी मराते ताजिर सनतकारों को दीनी है बहुत सारी उसमें से कम भी कर देंगे, हटा भी देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन पहले से ही उनको ट्रेलर दिखा दिया कि भाई अगर ज़्यादा शोर किया तो देख लो, ठीक है ना। हम तो भाई सबके साथ हैं, किसी के खिलाफ नहीं है, सबके साथ हैं हम। लेकिन अब बात यह कि सब ने अब देख देख के कदम रखना है। स्टॉक एक्सचेंज रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है और नफसियाती हो चुका, मेरा मतलब नफसियाती हुदूद को पार करती चली जा रही है। अब मामला कुछ इस तरह का है। इस मौजू पर बात करने के लिए मैंने इंतहाई संजीदा, माकूल और मुतवाज़िन शख्सियत जनाब साकिब फयाज मक्कू साहब, जो कि सीनियर नायब सदर हैं FPCCI के, उनको दावत दी आज प्रोग्राम के अंदर। वेलकम करता हूं साकिब फयाज मक्कू साहब आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। अब साकिब फयाज मक्कू साहब देखें, पहले तो अकेले हम ही घबरा के चलते थे भाई, कहीं पैर कहीं गलत जगह पर न पड़ जाए, लेकिन अब तो ताजिर सनतकार भी तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं आपको जहनी तौर पर तैयार कर रहा हूँ, मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि हम लोग मीठी मीठी बातें करेंगे मैं बशमूल, लेकिन ताजिर सनतकारों के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है, क्योंकि जितनी आसानियाँ आपके लिए पैदा की गई थी IMF के कहने पर, वो आसानियाँ भी ख़त्म करनी पड़ेंगी, मराहतें भी ख़त्म करनी पड़ेंगी। अगर कहीं कोई एग्जाम्पशन थी तो उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बड़े ऐसे अंदाज के अंदर ये सारी चीज़ें कर लेगी और माजरत के साथ आप लोगों को तस्लीम भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हालात इस नौयत के हैं। क्या कहते हैं आप? जी देखें, जो भी इकदाम होते हैं या जो भी पॉलिसी बनती है, उसमें जो है हमारा सबसे जो पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है जी। अब IMF जो है अगर वो कोई पॉलिसी देता है, और जाहिर बात है हमें उसकी पॉलिसी माननी भी पड़ती है, और क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम IMF के अंगल से बाहर नहीं अभी तक आ सके, और जो उसका वाहिद रास्ता जो है, क्योंकि मैं हल की तरफ चाहूंगा कि मैं अगर ये बोलूं कि ये वाली जो पॉलिसीज अगर कुछ देने जा रही है या कुछ एग्जाम्पशन IMF के कहने पे खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन उसका हल क्या है, उसका हमें जो है वो बेसिक जो हम लोग IMF की तरफ जाते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज की वजह से आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की वजह से हम लोग उधर जाते हैं। तो हमें या तो IMF को देखना है, और या दूसरा रास्ता है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है जी। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अगर कोई IMF जो है कोई ऐसे इकदाम नहीं बोलता कि जिससे हमारी एक्सपोर्ट ना बढ़ सके, वो एक्सपोर्ट जो बढ़ानी है वो गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को और इंडस्ट्रीज को हमें मिल के बढ़ानी है। और उसमें जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि काफी अरसे से एक हमारा मुतालबा है, और जो गवर्नमेंट है वो इसके अंदर अभी तक हमें ये भी कह रही है कि हम आपका मुतालबा जो है, जो कि इलेक्ट्रिक प्राइसेस की में कमी हो जाएगी, और जो 26-27 रुपए पर यूनिट बिजली हो जाएगी, तो वो जब तक नहीं होगा मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती और हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़। लेकिन सर आप ही दिल में जानते हैं, मैं खुल के बोल सकता हूं, देखें ये सब है आसरे लारे लप्पे, क्योंकि मेन एम ये है कि ये आपको पता होगा कि बचपन में एक कहानी हमने सुनी थी कि बच्चा मांगता था बाप से नया जोड़ा ईद पर,
हर दफा बाप कह देता था अगले साल तुमको बहुत अच्छा दिला कर दूंगा, इससे भी अच्छा दिला कर दूंगा। देखिए गवर्नमेंट तो अभी इन्हीं लारे लप्पों और दिलासों पर ही चल रही है। आप लोगों को भी कितना अरसा हो गया, मैंने देखा आपने बड़ी जुस्तजू के साथ, खुलूस के साथ आईपीपी के मामले पर बड़ी ऊंची आवाज उठाई और पावर टैरिफ रैशनलाइजेशन पर वर्क किया। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ प्रोग्राम के अंडर रहते हुए ये बिजली की कीमत कम करेंगे। हाँ, ये ड्रामा भरपूर होगा और हम मीडिया वाले साथ खेलेंगे कि जी अवाम तैयार हो जाए, बिजली की कीमत गिरने वाली है, खुशखबरी, डिस्को डांस हम करते रहेंगे, लेकिन कम नहीं होगी। आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। जी देखें, मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आईएमएफ की तरफ से, अगर आप बोले ना कि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए हम बिजली कम नहीं कर सकते, आईएमएफ की तरफ से इसमें कोई हर्डल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट ने उसको देखना है, जो आईपीपीस के मामले को, और उनके साथ जो है वो उनके एग्रीमेंट्स को रिव्यू करते हुए जो पॉलिसी बनानी है, तो वो सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि अब क्या पॉलिसी बनेगी और उनके साथ किस बेस के ऊपर या क्या आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट्स होंगे। तो ये गवर्नमेंट और आईपीपीस का मामला है, और गवर्नमेंट और जो एक्सपोर्टर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका मामला है। तो इसमें आईएमएफ कहीं बीच में नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये बोले कि आईएमएफ की वजह से, तो मैं नहीं समझता कि इसमें आईएमएफ की तरफ से कोई हर्डल है। इसलिए मैंने बोला कि एक्सपोर्ट जो बढ़ानी है वो हमने मिलके बढ़ानी है, हमने जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने मिलके बढ़ानी है, और जो ये बिजली की प्राइसेस का जो मसला है ये भी हम लोगों ने मिलके हल करना है कि इसको इस तरह हो जाए कि हम लोग रीजन में जो अनकम्पिटिटिव हुए में, जहां पर 6 से 7 सेंट है और हमारे यहाँ जो वो 16 सेंट की बिजली हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं, तो हमें जो है वो कम्पिटिटिव रहते हुए अपनी प्रोडक्ट, अपने कंपेरेटिव रहने के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो हैं उनको रैशनलाइज भी किया जाए, उनको रिड्यूस भी किया जाए। अच्छा, बात यह है कि कुछ एक तस्वीर वो होती है जो दुल्हन की बगैर मेकअप की होती है, एक मेकअप के साथ होती है। इसी तरह क्या है कि हम भी कुछ बनावट आपके सामने कर देते हैं, लेकिन वो मस्बत बनावट है, इसलिए उस पर पकड़ नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि वेस्ट काफ़ी अरसे से कह रहा है कि पाकिस्तान जो है ना माशी पॉलिसियों के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी लेकर चलता है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी लेकर चलता है। तो हम अपनी तरफ से तो बन रहे होते हैं डेढ़ होशियार। अच्छा, अपनों पे तो चल जाती है, परायों पे नहीं चलती। आप अपने बच्चे को एक चपत मार दें कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने पड़ोसी के बच्चे को चपत मार दी तो बस फिर वो आपको चपत लगा देगा। समझ गए ना आप बात को? इसी तरह ये है कि बैनुल-अक़वामी माशी निज़ाम के अंदर हम अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमी जैसे चला रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, हमारी मर्जी, हम जो कर रहे हैं। हम जब इंटरनेशनल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं बाय टेकिंग लोन्स, बाय इंपोर्टिंग, by buying and selling internationally, by doing international transactions, by taking international loans, तो फिर हम एक मुख्तलिफ डोमेन और मुख्तलिफ बॉल गेम का हिस्सा बन जाते हैं, जहां पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के माने ये होते हैं कि मईशत को खोल दो, दुनिया के तमाम लोग आपके मुल्क से तिजारत कर सकें और आप सबके साथ कर सकें। लेकिन साकिब फयाज मगू साहब, हमारे यहाँ हुकूमत में एक्चुअली पॉलिसी ये रहती है, कभी हम एक्सपोर्टर को हीरो बना देते हैं, कभी इंपोर्टर को हीरो बना देते हैं, कभी बैंक को हीरो बना देते हैं, कभी मनी चेंजर को हीरो बना देते हैं, जब चाहे किसी भी किरदार को बीच में विलन भी बना देते हैं। तो अब एम ये है कि अब इंपोर्टरों को बुरा भला कहा जा रहा था काफ़ी अरसे से। अब इशू ये कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल नहीं है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जोड़े बगैर। तो अब गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है आईएमएफ की जानिब से भी और दुनिया की जानिब से भी कि आपको लोन भी मिल जाएगा, काम भी सारे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप इंपोर्ट कर्टेलमेंट शुरू कर दें, टैरिफ्स या जिसे आप कहते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर लगा के किसी तरह इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश करें, आप खुला माहौल रखें। तो आप इस मुतालिक क्या कहते हैं, क्या आज़ाद तिजारत खोल देनी चाहिए? मेरा ख्याल में देखें, अभी जो गवर्नमेंट ने ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी पहले इंपोर्ट पर, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हमारे पास इतने थे नहीं, और इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास डॉलर्स मौजूद नहीं थे। फिर गवर्नमेंट ने जो है वो ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी,
और उसका मेरे ख्याल में काफी मुस्बत फायदा हुआ। एक पैनिक की सिचुएशन थी और जो हम लोग एक बहुत बड़े माशी बहरान से औजार थे, उस पे हम लोगों ने काबू पाया। और फिर उसके बाद जो है हम लोग बल्कि जो इंटरेस्ट रेट था, और हम लोगों ने हम ये तो बोलते रहे कि ये इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको गवर्नमेंट ने जो है वो कंट्रोल किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक हिसाब से वो होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होगी, ना इंपोर्ट के ऊपर ना एक्सपोर्ट के ऊपर, तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन अभी पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उसको इंपोर्ट को जरूर देखकर अपने फॉरेन रिजर्व जो हैं उनको देखते हुए करना होगा। ये अदरवाइज मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई अच्छा फैसला होगा। ये नहीं, आप बिल्कुल मुनासिब बात वक्ती तौर पर तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो अभी हमें इंदिए दिए जा रहे हैं वो यही इंदिए दिए जा रहे हैं कि आईएमएफ की टीम इस दफ़ा ठीक टाइट करके गई है। मैं आपको बता दूं, बहुत टाइट करके गई है। और हमने ऊपर ऊपर से तो यही कहा है कि जी वो आए थे लड़के वाले, अच्छी बातें करके गए हैं, लेकिन वो जैसे वो रिश्ते में होते हैं ना, लड़के वाले बड़ी सख्त बातें करके जाते हैं, जहेज़ का पूरे लिस्ट देकर जाते हैं। तो इस दफ़ा वो लोग भी बड़ी सख्ती करके गए हैं साकिब साहब, और उस सख्ती के अंदर उन्होंने ये भी शामिल कर दिया है कि आप परपेचुअली जो है वो ट्रेड को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक और नुक्ता है जिसकी जानिब मैं आपको लाना चाहूँगा, वो ये कि वो पाकिस्तान की फिस्कल पॉलिसी को भी मुतासिर कर रहे हैं। तो साकिब साहब, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान अपने बजट के अंदर भी अपने अखराजात को कम करे। ये तो बड़ा एक जेन्युइन उनकी डिमांड है। आपके ख्याल से क्या हुकूमत जो है वो अपने अखराजात को कम कर सकती है इन मौजूदा हालात में? ये देखिए, बिल्कुल हुकूमत को भी चाहिए कि जब हमारे पास इतने ज़राए नहीं है और इतने वसाइल नहीं है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो उनके अपने जो अखराजात हैं, ख़ास तौर पे जो मिनिस्टर्स के या और जो गवर्नमेंट के जो दूसरे जो अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंसिव हैं, उनको बिल्कुल मिनिमाइज करना चाहिए, उनको कर्टेल करना चाहिए। इसके सिवा जो है वो कोई चारा नहीं है। और जब अवाम भी ये देखती है कि गवर्नमेंट भी अपने खर्चे कम कर रही है, और फिर अगर हमारे ऊपर कोई टैक्स आता है और कोई भी ऐसी पॉलिसी आती है, तो उसके लिए भी कुछ बर्दाश्त करना कुछ आसान होता है। वो ये देखते हैं कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ खड़ी है, और गवर्नमेंट के लोग भी जो हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो भी इसमें कुर्बानी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम सब लोगों को इस वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए जो भी बेहतर हो हमें वो करना चाहिए। जो आप वो बात कर रहे थे कि इसमें कि इंपोर्ट्स के ऊपर से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो खत्म कर दी जाएं, मेरे ख्याल में हमें बहुत ही सोच समझ के ये फैसला करना होगा कि हमने किस हिसाब से अपनी ग्रोथ करनी है। हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो हमने इस हिसाब से करनी है, वरना मैं ये समझता हूँ कि फिर से हम उसी सिचुएशन में आ जाएंगे जो 2024 की स्टार्टिंग में थे, कि वहां पर पैनिक सिचुएशन हो गई थी और कोई हमें अपनी एक्सपोर्ट के ऑर्डर करने के लिए या एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल था उसको भी हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही सोच समझ के हमें फैसला करना होगा, अदरवाइज हमें फिर से उसी एक पैनिक सिचुएशन में हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस दफ़ा भी ताजिर सनतकारों की वजह से भरपूर दबाव था कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, और काफ़ी प्रेशर गवर्नमेंट ले भी रही थी। लेकिन फिर मुझे ऐसा महसूस होता है कि आईएमएफ टीम क्योंकि यहाँ पे बैठी हुई थी, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने कुछ कहा होगा, कभी कभार अब्बा जी दफ्तर आके बह ही जानते नहीं काफ़ी है, तो वो बात ये कि वो आकर बैठे हुए थे यहाँ पर, इस वजह से घबराहट के मारे हम लोग इंटरेस्ट रेट कम ना कर सके। क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं? नहीं, देखिए मैं बताऊं, जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट चाहती है कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो कंट्रोल्ड ग्रोथ हो। तो इंटरेस्ट रेट भी मैं समझता हूं इसलिए नहीं कम किया गया कि जो गवर्नमेंट अभी इस वक्त नहीं चाहती कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में भी एक्सपेंशन हो, मजीद मशीनरीज इंपोर्ट हो, मजीद जो है
वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो, वो भी कंट्रोल ग्रोथ चाहती है कि किसी भी ऐसी सूरत हाल से वो फिर से दो चार ना हो जाए कि उसके पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाए और एसेंशियल गुड्स के लिए भी, इंपोर्ट करने के लिए भी उसके पास डॉलर मौजूद ना हो। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ने जो अभी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, हालांकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 2% से भी कम हो गया, लेकिन फिर भी जो इंटरेस्ट रेट नहीं उसने कम किया, सिर्फ और सिर्फ मैं तो यही समझता हूँ कि वो चाहती है कि इकोनॉमी की ग्रोथ कंट्रोल्ड हो। अच्छा, लेकिन साकिब साहब, लेकिन आप चूंकि कारोबारी और सनती तबकात की नुमाइंदगी करते हैं, तो मैं आपको बताऊं असल में प्रॉब्लम ये थी कि इन्फ्लेशन की जो एक्सेलरेशन थी वो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और कोई तकरीबन ऐसा कहा जा सकता है कि इन्फ्लेशन का कंपाउंडेड इन्फ्लेशन, यानी मजमूई तौर पर इन्फ्लेशन 300% से भी ज़्यादा बढ़ गई पिछले 4 साल में आफ्टर कोविड के ओपनिंग अप के बाद। अब प्रॉब्लम ये हुई कि वो एक्सेलरेट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसकी डेसिलरेशन जो है वो हमें फील नहीं हो रही। अगर वो कम भी हो रही है तो उसका एहसास हमें महसूस नहीं हो रहा। ऐसा मेरा ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, क्या कहते हैं आप? जी देखें, इसमें जो है आप इसको दोनों तरफ से आप ये देख सकते हैं कि अगर वहां से करें कि जी उसकी जो इकोनॉमी की जो एक्सलेशन थी वो कितनी बढ़ गई, या फिर जो इन्फ्लेशन जो है वो कितना बढ़ गया और फिर कितना कम हुआ। मेरा ख्याल है कि इसमें हमें जो मैं समझता हूं कि इन्फ्लेशन के ऊपर जाए बगैर हमें, मेरे ख्याल में कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनानी चाहिए, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि इन्फ्लेशन को तो हम लोग बिल्कुल एड्रेस करें, लेकिन हम ये भी देखें कि परचेजिंग पावर जो है वो हमारी आवाम के पास वो कितनी होनी चाहिए। आपको सबसे पहले जो है ना वो इसके लिए ये देखना होगा कि इंडस्ट्री जो है वो किस तरह उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैं उनको कैसे सेफ कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि कुछ पॉलिसीज की वजह से और कुछ इलेक्ट्रिक प्राइसेस की वजह से, एनर्जी प्राइसेस की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी बंद हो रही हैं। जब इंडस्ट्री बंद हो जाती हैं तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट आती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो आपकी परचेजिंग पावर बिल्कुल जीरो हो जाती है। इन्फ्लेशन रेट कितना भी कम हो जाए और अगर किसी के पास कोई चीज खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, परचेजिंग पावर ही नहीं होगी, तो फिर मेरे ख्याल में इसका कोई भी बेनिफिट नहीं उठा सकेगा। तो हमें सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री को देखना चाहिए कि कैसे हम लोग अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसमें दो बातें हैं, एक तो वही इलेक्ट्रिक प्राइसेस की बात मैंने आपको बता दी, और दूसरा जो वो इसके अंदर है कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, फॉर एग्जांपल कि ईएफएस के अंदर अभी हमने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर कोई लोकल मैन्युफैक्चरर जो है वो एक्सपोर्टर को कोई चीज देगा तो उसमें सेल टैक्स ऐड करके उसको देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो डिस्करेज हो रही है और एक्सपोर्टर जो है वो उनसे खरीदने के बजाय इंपोर्ट कर रहा है। तो इससे हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ जो है हमारी इंडस्ट्री जो है, जो लोकल इंडस्ट्री है, वो भी इफेक्ट कर रही है। तो इस पॉलिसीज को भी हमें देखना होगा, अदरवाइज मेरे ख्याल में हमें, जो मैंने कहा कि परचेजिंग पावर बिल्कुल वो खत्म हो जाएगी, तो हमारी आवाम की परचेजिंग पावर खत्म होती जा रही है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठा दिया परचेजिंग पावर का। अगर परचेजिंग पावर का इंडेक्स देखा जाए, जेन्युइन देखा जाए, एक तो वो होता है जो कि तैयार किया जाता है, तैयार किए जाने वाला इंडेक्स जो है वो बिल्कुल फ़र्क है, और जो हकीकी इंडेक्स है बिल्कुल फ़र्क है। जैसे मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर लोगों की परचेजिंग पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी, कंज्यूमर भी ख़रीदना शुरू कर दिया। आई थिंक पाकिस्तान की हाईएस्ट परचेजिंग पावर जो हमारे अवाम के पास रही वो मुशर्रफ दौर के अंदर रही। फिर उसके बाद हमने उसको रिलेटिव डिक्लाइन में ही देखा है, और मेरे ख्याल आप भी, मैं नहीं जानता आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे या इख्तिलाफ करेंगे। जी ऐसे ही है। हमारी जो इस वक्त परचेजिंग पावर है, मैंने आपको बताया कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, इतनी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो ऑफ कोर्स जो परचेजिंग पावर है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है हमारी।
तो इसमें हमें देखना होगा, और परचेजिंग पावर जो बरकरार रहे या परचेजिंग पावर को बढ़ाना, वो सिर्फ और सिर्फ वही है कि हम अपनी इंडस्ट्री के लिए जो भी फ्रेंडली पॉलिसी हो, जो इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी जो भी हो, उसको हमें अपने लोकल मैन्युफैक्चर को जो है वो प्रोटेक्ट करना होगा, उनको इनकरेज करना होगा, और उनके जरिए जो है हम लोग मेरे ख्याल में अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं और जो है अपनी परचेजिंग पावर भी हम बढ़ा सकते हैं। बड़ा अहम नुक्ता है ये। मैं इसकी एक और चीज़ की जानिब आपको लाना चाहूँगा। वो बात ये है कि सनतकार और ताजिर बिरादरी के बहुत सारे सजेशंस और एडवाइस हैं। मैं आपको अंदर की फ़िल्म बता रहा हूँ कि बेसिकली आप ये समझ लें कि बजट बनाने की जो एक्सरसाइज है ना, वो मेजॉरिटी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मेरा ऐसा ख्याल है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया या नहीं लिया गया, इसके अंदर आप ही बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि IMF यहाँ पर ज़ाहिर बात है हमारे से गप्पे लगाने तो नहीं आए थे, ना ही उनको पाकिस्तान के पापे बहुत ज़्यादा पसंद हैं कि वो चाय के साथ पापे खाने आए थे। ज़ाहिर बात डेफिनेटली इसके अंदर उन्होंने बजट मेकिंग एक्सरसाइज पर वर्किंग की है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। क्या आपके पास डिटेल्स हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरह का बजट प्रपोजल बनाया है? देखिए, अभी तक हमारे पास ये डिटेल तो मौजूद नहीं है कि किस तरह का बजट होगा और कौन सी बातें, लेकिन ये है कि हमारा इंटरेक्शन इनसे रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी 2 मरतबा मीटिंग हुई है, हमारी कॉमर्स मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग हुई है, और हमारी जो सजेशंस थी, हमारी जो रिकमेंडेशंस थी, हमने उनको पेश कर दी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट उसमें बिल्कुल मेरे ख्याल में बजट पॉलिसीज के अंदर और ये जो बजट आने वाला है, ये तो सजेशंस हैं जो शामिल करेंगे। लेकिन ये तो वो सजेशंस हैं जो आपने दी हैं, और आप लोग अच्छे, मैंने देखा है आप बड़ी अच्छी रिकमेंडेशंस बनाते हैं, डोजियर्स बनाते हैं, बाकायदा स्टैंडिंग कमेटीज बनाते हैं बजट रिकमेंडेशंस के लिए। लेकिन उन्होंने जो IMF के साथ मिलकर बजट बनाया, क्या उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड की है उन्होंने? नहीं, अभी तक हमारे पास उसकी कोई डिटेल नहीं आई है। लेकिन कुछ बातें थी कि इस तरह उसमें जो वो था, जो रियल स्टेट के ऊपर जो उन्होंने IMF ने कुछ जो अखबारी रिपोर्टें या जो न्यूज की जो रिपोर्ट जो हमें मिली, हाँ, लेकिन राइटिंग में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक राइटिंग में कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ जी, वो बात मैंने भी सुनी है, बल्कि मैं वैसे तो इस शोबे से आप वाबस्ता हैं भी और नहीं भी, क्योंकि ताजिर बिरादरी की तो आप नुमाइंदगी करते हैं। रियल एस्टेट के पैकेज के बारे में एक्चुअली पहले भी बहुत बड़ी अफवाह छोड़ी गई थी, पता नहीं किन लोगों ने बनाई थी वो अफवाह, उनको भी पकड़ना चाहिए। और वो इतनी बड़ी और मुफस्सिल अफवाह थी, उसकी बुनियाद के ऊपर पीर बाबा दुबई वाली सरकार जो है, उन्होंने अपने प्लाट तक यहाँ पे बिकवा दिए, पाकिस्तान के अंदर लोगों को फंसा दिया, लोगों का अरबों रुपया बर्बाद करवा दिया। तो बुनियादी बात यह कि ये अफवाह पहले उठी थी, फिर उसके बाद अब उसका बड़ा मिनिचराइज्ड वर्जन आया है कि शायद 2% की रियायत दी जाएगी, तब बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बरकरार रहेंगी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे केटू की पहाड़ी पर से जाकर मैं कंकरी फेंक कर ये बोलूँ कि मैंने केटू का कद छोटा कर दिया है। तो रियल एस्टेट का पैकेज तो नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ रिडक्शन की बात की गई, ये आप तक भी पहुंची है, मेरे ख्याल से मेरे तक भी पहुंची है। तो ये बाकी इंडस्ट्री के लिए भी इस तरह की मराद दे देते हैं ना, क्या ख्याल है आपका? देखिए, अभी तक तो जो भी वो हमसे कंडीशंस ही मांग रहे हैं, और हम लोग उनको जो है वो हर शुबे से, हर सेक्टर से, क्योंकि फेडरेशन जो है वो अपेक्स बॉडी है, तो हर सेक्टर की रिकमेंडेशंस हमारे पास आती हैं, और हम लोग उनको आगे हर सेक्टर वाइज जो है हम लोग उनको रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस मर्तबा जो मुझे थोड़ी फीलिंग आ रही है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं वो हर सेक्टर से मिल रहे हैं, हर एसोसिएशन से मिल रहे हैं, और बहुत ये बेशुमार चैम्बर से मिल रहे हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह इधर फेडरेशन में भी वो आएंगे, वो इधर हेड ऑफिस में। तो मेरा ख्याल है कि पूरी कंसल्टेशन तो इस मर्तबा पूरी हो रही है, जबकि पिछले बजट में हमने ये देखा था कि इतनी कंसल्टेशन और मस्बत पैगाम है। और साकिब फयाज महमूद साहब, आपकी बड़ी मेहनत और काविश शामिल है, हुकूमत को इस जानिब राग़िब करने में आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब शो में हमारे साथ शामिल हुए। नहीं भाई, एहतियात से, बारीक सी रस्सी है, अकेला हमने चलना है इस पे। और वो जैसे वो हमारे दौर में मेला लगा करता था, मेले में वो डंडे के ज़रिए बैलेंस करते थे, बिल्कुल वैसे मईशत के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, मईशत पे बात करने में ज़्यादा खौफ की बात ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब बंदा इकोनॉमिक्स, बिजनेस या फाइनेंस बात कर रहा होता है, तो हमारे मुल्क में किसी को समझ में ही नहीं आता
मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे मुल्क के अंदर व्यापारियों को भी व्यापार करना नहीं आता। देखें, दूध में पानी मिला लेना ये कोई व्यापार नहीं है, समोसे डीजल में तल देना ये कोई व्यापार नहीं है। व्यापार वो है जो इलॉन मस्क कर रहा है, व्यापार वो है जो बिल गेट्स कर गया, जो कर गया बिल गेट्स, ठीक है, ये व्यापार है। व्यापार वो है, वो जो चीन का कारोबारी है ना, क्या नाम उसका, वो जो अलीबाबा जिसने बनाई वेबसाइट साहब, उससे कारोबार किया है, सीजी ने कारोबार किया है, ये क्रिप्टो वालों ने कारोबार किया है, हमारे वालों को कारोबार नहीं आता। मैं एक मिसाल आपको बता, देखें बात ये, लोग हमेशा हुकूमत को ब्लेम करते हैं, हुकूमत जिम्मेदार, हुकूमत। मैं कहता हूं हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। देखो, मैं मईशत का जो हूं ना, वो किताबी कीड़ा होता है ना, मैं वो हूं। मुझे मईशत की किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन कुछ साल पहले मैंने क्या किया, सारी किताबें इकट्ठी की, रद्दी को दे दी, क्योंकि पाकिस्तान में वो लागू होती ही नहीं है ना। बेवकूफ़ी है ना कि उस इल्म को इंसान पढ़े जो पाकिस्तान में लागू ही नहीं होता। पाकिस्तान में इनको कारोबार बार कोई नहीं आता, ये किस्मत के धनी है सब। मैं इतने कारोबारियों से बात करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं ये किस्मत के धनी है। पाकिस्तान की मईशत की ना आगे बढ़ने की वजह पाकिस्तान के ताजिर सनतकार हैं। इनमें वो वाला स्पार्क नहीं है यार, इनमें वो वाली बात नहीं है। हुकूमत को बुरा कह लेते हैं, लेकिन इनमें स्पार्क नहीं है। यहां पर आगे आने वाले दिनों के अंदर भी बात करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जिम्मेदारी सारी हुकूमत के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।